अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। जो हस्ती इस दुनिया से गई है उसके जाने से एक ऐसा खला वाक़ हुआ है जिसे शायद पुर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो मुहिब अहले बैत, खुदावंद आलम का मुती व फरमा बरदार बंदा, अदब से मोहब्बत करने वाला, तालीम से इश्क करने वाला, माशरे की बुराइयों और ख़राबियों को दूर करने वाला और चंद बरस की ज़िंदगी में ऐसी कामयाब ज़िंदगी गुजार के गया है कि आने वाले 100-200 बरस तक वो एक संग मील साबित होगा हमारी शिया कौम के बच्चों के लिए। इन फरमुदात का इजहार मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी ने अवधनामा उर्दू हिंदी के बानी और सरपरस्त सैयद वक़ार मेहदी रिजवी इब्ने सैयद मुंतज़िर मेहदी रिजवी की रूह को इसाल सवाब के लिए इमाम बारगाह मेहदी कर्नल लाट अमीनाबाद में बर्पा होने वाली मजलिस में किया, जिससे 30 मई के अवधनामा वॉइस एडिशन का आगाज हो रहा है और मैं हूँ आपका मेज़बान मूसी रज़ा। मजलिस से कबल मौलाना ज़ाहिदुल हसन रिजवी ने तिलावत कलाम रब्बानी मजलिस का बाबरकत आगाज किया। बादहू आलम रिजवी शमीम हैदर ने बारगाह इमाम में मंजूम खिराज अकीदत पेश किया। निज़ामत के फ़राइज़ आरिफ रिजवी ने अंजाम दिए। मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी ने सूरह वाक़िया की आयत नंबर 60 और 61 को सरनामा कलाम करार देते हुए कहा कि अगर सूरह वाक़िया की तिलावत की जाए और सिर्फ तिलावत पर रुका ना जाए बल्कि उसके मानी व मफ़हूम को समझकर उसे ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की जाए तो फिर दुनिया में किसी के आगे हाथों को फैलाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये दुनिया में फ़ायदा होता है और कब्र में इसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला फिर कब्र को तन्हा नहीं छोड़ता बल्कि कब्र के अंदर कुछ मोनिस, कुछ हमदम, कुछ नासिर और कुछ मददगार फरिश्ते भेज देता है जो इस सूरे के सदक़े उसकी हमराही करते हैं और रोज़ महशर अल्लाह के सामने ये सूरा शफ़ी बन जाता है और कहता है कि अल्लाह, इस शख्स ने ज़िंदगी में मेरी तिलावत की मुदावमत की थी, इसलिए मेरे तवस्सुत से मेरी इज़्ज़त को रखते हुए उसको माफ़ फरमा दे। ये महशर में फ़ायदा है। उन्होंने मरहूम के अहले कुनबा, अइज़्ज़ा और मुतालिकीन को ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि वक़ार रिज़वी के जाने से हम सब ऐसा खला पाते हैं जिसको शायद पुर नहीं किया जा सकता। मजलिस का इख्तिताम मसाइब पर हुआ, जिसके बाद मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। दूसरी खबर के मुताबिक शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA पर हंगामा आराई के बाद उसका ताहाल इतलाक़ नहीं हो पाया है, लेकिन वज़ारत दाखिला की तरफ से गज़ट नोटिफिकेशन जारी करके गैर मुस्लिम महाजरीन को शहरियत फराहम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने 28 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों से हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस नोटिफिकेशन में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में मुकीम हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध और दीगर गैर मुस्लिम से शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। एक हिंदी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा है कि CAA के ज़रिए नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों और ईसाइयों को हिंदुस्तान की शहरियत फराहम करने का इल्तिज़ाम किया गया था, लेकिन इसके कवायद ताहाल तैयार नहीं है। लिहाजा ये नोटिफिकेशन शहरियत के लिए पहले से मौजूद कवायद के तहत जारी किया गया है। वज़ारत दाखिला ने यह नोटिफिकेशन शहरियत कानून 1955 और 2009 के तहत जारी किए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस की वबा भी बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बना रही है और मरीज और उनके अहले खाना इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली अदवियात को हासिल करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दरियासना दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की अदवियात के बहरान और उनकी दस्तयाबी में लोगों को होने वाले दुश्वारियों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करते हुए अफसोस का इजहार किया है। खबर साइदारे PTI के मुताबिक अदालत आलिया ने कहा कि हम जहन्नम में जी रहे हैं, हर कोई इस जहन्नम में जी रहा है। ये ऐसी सूरत हाल है जहां हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम बेबस हैं। इसी दौरान मरकज़ ने अदवियात के बहरान और उसकी दस्तयाबी के ताल्लुक से उठाए गए इक़दामात के बारे में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो दरामदात की मौजूदा सूरत हाल और स्टॉक के आने के बारे में मज़ीद तफसीलात पेश करे। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी तालीम की 10वीं जमात के साल 2021 के इम्तिहानात मनसूख करने के साथ साथ हुकूमत ने क्लास 12 के इम्तिहानात के इनेकाद का भी मंसूबा बनाया है। नीज़ 9, 8, 7, 6 और 11 के तलबा को भी फ़रोग देने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दूसरे दौर की वजह से उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हाई स्कूल इम्तिहानात को मनसूख कर दिया है। अगर रियासत के हालात साजगार रहे तो हुकूमत ने जुलाई के दूसरे हफ्ते से
انٹرمیڈیٹ امتحانات دینے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے بتایا کہ حکومت نے کورونا وبا کے بعد 2021 کا ہائی اسکول کا امتحان منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ صفحے پر ایک یاد رفتگان کا اشتہار بھی موجود ہے، جس کے مطابق ماضی قریب میں رخصت ہونے والی شخصیتوں مثلا مولانا طالب جوہری صاحب، مولانا کلب صادق صاحب، مولانا ابن حیدر صاحب، مولانا حسن عباس فطرت صاحب، سید وقار مہدی رضوی صاحب اور ارشد لکھنوی صاحب وغیرہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا آن لائن انعقاد خدیجہ ٹی وی پر کیا گیا ہے۔ یہ مجلس 31 مئی کو 9 بجے شب میں برپا ہوگی، جس کو مولانا سید علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ راجدھانی لکھنؤ کا قدیم شہر لذیذ اور ذائقے دار پکوان و کھان پان کے لیے کافی مشہور ہے، مگر امین آباد کا ٹنڈے کباب ہو یا چوک کی کلچے نہاری، لاک ڈاؤن کے دوران لوگ اس کے ذائقے سے محروم ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب گوشت کا کاروبار پوری طرح بند ہے۔ ایک طرف جہاں کھانے کے شائقین کو ذائقہ نہیں مل رہا ہے، وہیں دوسری جانب کاروبار میں لگے ہوئے ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ کے امین آباد میں ٹنڈے کبابی، واحد چکن بریانی، چوک کی دلی نہاری اور کلچے کھانے والوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے ہوٹل کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران ہوٹل مالک ریحان احمد نے بتایا کہ ماہ رمضان میں ہمارے لیے سیزن ہوتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے ہوٹل بند رہا، جس سے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے صرف آن لائن ڈیلیوری کی اجازت دی ہے۔ پہلے ہمارے یہاں ہوٹل میں کئی لوگ ملازمت کرتے تھے، لیکن مجبوری میں انہیں ہٹانا پڑا۔ سرکار کو ایسے لوگوں کی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ ملک میں عالمی وبا کووڈ-19 کے دوران پیدا ہونے والے آکسیجن بحران کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری و اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے الزام لگایا کہ پہلی لہر اور دوسری لہر کے درمیان ملے وقت میں منصوبہ بند طریقے سے تیاری کی ہوتی تو آکسیجن کا بحران ٹالا جا سکتا تھا۔ محترمہ واڈرا نے اپنے سوالوں کے مہم ذمہ دار کون کے تحت ہفتے کو سوال کیا کہ عالمی وبا والے سال یعنی 2020 میں مرکز نے آخرکار آکسیجن کی برآمدات میں 700% تک اضافہ کیوں کیا، جس کی وجہ سے ملک کے تمام اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے لوگ تڑپ کر مر گئے۔ اگر مرکزی حکومت نے پہلی لہر اور دوسری لہر کے درمیان ملے وقت میں منصوبہ بند طریقے سے تیاری کی ہوتی تو آکسیجن کے بحران کو ٹالا جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ مودی حکومت نے اپنے امپاورڈ گروپ 6 کے آکسیجن بحران کی صلاح کو درکنار کیوں کیا۔ وبا کی مار سے پہلے تک آکسیجن کا استعمال صنعتی مقاصد کے تحت ہوتا تھا، اس لیے ہندوستان کے پاس آکسیجن ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والے اسپیشل طریقے سے بنائے گئے ٹینکروں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رامپور سے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی حالت اب بھی سنگین بنی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم خان تیزی سے ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن گزشتہ دنوں ان کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی اور انہیں دوبارہ ICU میں منتقل کرنا پڑا۔ ان کی حالت فی الحال نازک بتائی جا رہی ہے۔ کانگریس نے اتر پردیش میں کورونا کرفیو کے دوران پولیس پر بربریت کا مظاہرہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے شدید نکتہ چینی کی ہے۔ کانگریس پارٹی کے قومی ترجمان و سابق رکن پارلیمان PL پونیا کا کہنا ہے کہ UP پولیس بے قابو ہو چکی ہے۔ جس طرح پولیس کارروائی کر رہی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ قانون ختم ہو گیا ہے اور ریاست میں جنگل راج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ایسی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات حکومت کے قابو میں نہیں ہے۔ UP میں قانون ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں جنگل راج ہو گیا ہے، جو جمہوریت کے لیے کافی تشویشناک ہے۔ دبستان اہل قلم لکھنؤ کا آن لائن طرحی عالمی مشاعرہ مصر طرح کس رنگ میں ابھرے گی تصویر خدا جانے پر منعقد ہوا، جس کی صدارت خود صاحب مصرا سمعت اللہ آصف بیاروی نے کی اور نظامت عاشق الناوی نے انجام دی۔ مشاعرے میں آصف بیاروی، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، معید رہبر لکھنؤ، عاشق الناوی، اعجاز قریشی لاہور، منور جہاں منور کینیڈا، معین فخر معین پاکستان، شفقت علی کاوش لکھنؤ کے علاوہ دیگر بہت سے شعراء کرام نے اپنی حاضری اپنے کلام کے ساتھ درج کرائی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق جرمنی نے نو آبادیاتی دور میں قبضے کے دوران نمیبیا میں نسل کشی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی اور مالی امداد دینے کا اعلان بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق 20ویں صدی کی شروعات میں جرمن نو آبادیاتی دور میں ہزاروں افراد کا قتل عام کیا گیا۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے گزشتہ روز اس قتل عام کا اعتراف کرتے ہوئے نمیبیا کو امداد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی کی تاریخی اور اخلاقی ذمہ داری کے طور پر ہم نمیبیا اور قتل عام کا نشانہ بننے والے افراد کے اہل خانہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور نمیبیا کے لیے $1.34 ارب کی امداد کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم آئندہ 3 سال کے دوران نمیبیا کے انفراسٹرکچر، نظام صحت، تربیتی پروگراموں پر صرف کی جائے گی، جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ افغانستان میں البیرونی یونیورسٹی کی بس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 لیکچرار جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ بس میں 20 کے قریب اساتذہ اور تعلیمی عملہ سوار تھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ یونیورسٹی بس مکمل طور پر
तबाह हो गई और धमाके के बाद मुसाफिर बस में बुरी तरह फंस गए। रेस्क्यू इदारे के अमले ने बस को काट कर मुसाफिरों को बाहर निकाला और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां 4 लेक्चरार की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। धमाके में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर असातिज़ा शामिल हैं, जबकि कुछ असातिज़ा हाथ और पांव से भी महरूम हो गए हैं। अमेरिका पर होने वाले हालिया साइबर हमलों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अमरीकी वजीर जंग ने ऐलान किया है कि साइबर हमलों का जवाब देने के लिए उनके मुल्क के पास जारहाना कार्रवाई करने का ऑप्शन मौजूद है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिका पर होने वाले हालिया साइबर हमलों के रद्द-ए-अमल के तौर पर कहा कि इन हमलों का जवाब देने के लिए उनके मुल्क के पास जारहाना कार्रवाई करने और हमले करने का ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी ज़राए अबलाग ने अमरीका में 150 से ज्यादा सरकारी इदारों और अहम तंजीमों के मरकजों पर साइबर हमले होने की खबर दी है। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐलान किया है कि इस मुल्क में सरकारी इदारों और अहम तंजीमों के सेंटर पर नए साइबर हमले शुरू हो गए हैं, जिनमें गैर सरकारी मरकजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने ऐलान किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए अंजाम पाने वाले इक़दामात के नतीजे में उसके फैलाव और उससे होने वाली अमवात की शरह में कमी आई है। सदर हसन रूहानी ने कोरोना की रोकथाम की कौमी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 16 महीने से जारी तमाम कोशिशें अवाम को कोरोना का मुकाबला करने के लिए लाजमी वसाइल फराहम किए जाने और SOPs पर अमल कराए जाने पर मरकूज थी, ताकि कोरोना की नई लहर को रोका जा सके। सदर हसन रूहानी ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अब तक 50 लाख डोज वैक्सीन मेडिकल यूनिवर्सिटियों को फराहम की गई है, जबकि तकरीबन 30 लाख डोज वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना की रोकथाम की कौमी कमेटी के तर्जुमान ने भी जोर देकर कहा है कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए ईरान के इक़दामात कामयाब रहे हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के इलाके गजा पट्टी में फिलिस्तीनी तंजीमों और इसराइल के दरमियान 22 मई को होने वाले जंगबंदी मुआहिदे को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं और मिस्र समेत आलमी बिरादरी इस पर गहरी नजर रख रही है कि किसी तरह फिर से कशीदगी न बढ़ जाए। इसी जिम्न में मिस्र के आला सतह के हुक्काम बार बार गजा पट्टी का दौरा भी कर रहे हैं। कल जुमे के रोज मिस्र का एक वफ्द गजा पहुंचा। एक हफ्ते में ये मिस्री वफ्द का गजा का तीसरा दौरा है। अमरीका की जानिब से गजा और फलस्तीनी अराजी में जंगबंदी के हवाले से सामने आने वाली तजावीज और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। मिस्र की जानिब से गजा की पट्टी में जंगबंदी के बाद उसे मुस्तहकम करने, हमास इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान महादारे को टालने और गजा की तामीर नौ का अमल आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।